नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट सेकंड, यानी कि फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी जो यूनिट सेकंड है वो रिलेटेड है इन्फेक्शन और डिजीज़ से। जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और जो हमारे सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोग इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन किन के द्वारा फैलाया जाता है और जितने टाइप्स की डिजीज़ होती है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन सभी के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ फैलाई जा सकती है और हमें हाइजीन का क्या ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है या फिर कह सकते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है वो है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन क्या होता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है, इन्फेक्शन कितने टाइप से होता है और इन्फेक्शन के द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम कैसे लड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि इन्फेक्शन क्या होता है। आम लैंग्वेज में हम लोग इन्फेक्शन का यूज़ करते हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया या इन्फेक्शन हो जाएगा। अब वो इन्फेक्शन क्या होता है कि रोगों में से कुछ रोग ऐसे होते हैं, यानी कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें से कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो पीड़ित व्यक्ति को यानी कि बीमार व्यक्ति को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, या फिर उनके जो रोगोत्पादक होते हैं यानी कि जितने भी रोग वगैरह होते हैं वो रोग से जो दूसरे बैक्टीरिया बनते हैं या फिर जो रोगों के नए उत्पाद होते हैं उनके द्वारा विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन एवं निकट संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा संपर्कित हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी रोग के द्वारा या कुछ रोग के जो रोगजनक होते हैं जिनके द्वारा रोग फैलाया जाता है, जो डिजीज़ फैलाई जाती है, या तो उस रोग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया या फिर उस जो बैक्टीरिया था उसने किसी पदार्थ को दूषित किया है और फिर उस पदार्थ का हमने सेवन किया है या उसके निकट संपर्क में आए हैं, तो उससे क्या होता है वो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, यानी कि वह भी उस रोग के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इस डिजीज़ को या फिर इस प्रोसेस को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसे रोगों को छुआछूत के रोग भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे रोग क्या होते हैं जो छूने से फैलते हैं या फिर छूने से फैलेंगे या फिर किसी भी संक्रमित वस्तु को हमने टच कर दिया उसके द्वारा फैलते हैं, तो ऐसे रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है उन रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग या फिर छुआछूत के रोग भी कहा जाता है। संक्रामक रोग, रोगग्रस्त यानी कि जो रोग से ग्रसित हैं या फिर रोगवाहक पशु, रोगवाहक यानी कि रोग को वहन करने वाला, रोग को ले जाने वाले जितने भी पशु होते हैं या फिर कोई मनुष्य है जिसको रोग हो चुका है या फिर रोग से ग्रसित व्यक्ति है, संक्रमण के कारक होते हैं। यानी कि संक्रमण किन के द्वारा फैलता है, अगर कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति है या फिर रोग से ग्रसित पशु है उनके द्वारा ये इन्फेक्शन फैलता है। संक्रामक रोग एवं इन रोगों के संक्रमित होने की क्रिया समाज की दृष्टि से विशेष महत्व की है, क्योंकि विशिष्ट उपचार यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट और अनागत बाधा प्रतिषेध की सुविधाओं के अभाव में इनसे महामारी यानी कि एपिडेमिक फैल सकती है, जो कभी कभी पेंडेमिक का रूप भी धारण कर सकती है। यानी कि ये जो इन्फेक्शन के थ्रू अगर बीमारियाँ फैल रही है तो ये अदर जो डिजीज़ होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैला सकती है, क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन के थ्रू फैल रही है तो इसमें पता नहीं रहता कि कौन सी वस्तु है वो संक्रमित है, कौन से व्यक्ति को संक्रमण हो चुका है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जितने भी रोगवाहक होते हैं या फिर जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं, तो उनका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर इन्फेक्शन से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनसे महामारी फैल सकती है या फिर वो पेंडेमिक का रूप भी ले सकती है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि संक्रमण के थ्रू बीमारियां फैल रही है, इन्फेक्शन के थ्रू बीमारियां हो रही है, डिजीज़ फैल रही है। तो अब ये जो डिजीज़ हो रही है यह किन किन के द्वारा फैल सकती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि जिनके द्वारा रोग फैल रहे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, और इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है रोगजनक। इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रोगजनक, या फिर इन्हें कह सकते हैं पैथोजेंस।
तो एग्जाम में ये शब्द भी आ सकते हैं कि पैथोजेंस के टाइप्स बताओ या फिर पैथोजेंस क्या होते हैं। तो क्या बताना है, जिनके द्वारा रोग फैल रहा है। अब रोग किनके द्वारा फैल सकता है, एक जो सबसे फेमस होता है वो होता है वायरस। वायरस देखा होगा कि वायरस से फैलने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, वायरस सूक्ष्म रोगजनक होते हैं, यानी कि वायरस क्या होते हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटे, रोगजनक यानी कि रोग फैलाने वाले होते हैं, जिनमें डीएनए क्या होते हैं, हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आरएनए, जिसमें डीएनए और आरएनए जैसे आनुवंशिक कोड होते हैं। यानी कि रोगजनक क्या होते हैं, यानी कि वायरस एक ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, और बहुगुणित यानी कि पॉलिनेशन करने के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उन्हें मेज़बान पर आक्रमण करना होगा। यानी कि इनका काम क्या होता है, वायरस कैसे आक्रमण करते हैं, कोई भी इंसान हो गया या फिर कोई भी पैथोजन हो गया, वो कैसे अटैक करता है, अपना जो डीएनए आरएनए होता है या फिर अपनी जो सेल्स होती है वो उस मेजबान में छोड़ देता है। एक बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो वायरस शरीर के भीतर की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। यानी कि जब एक बार उस व्यक्ति को संक्रमित कर दिया या फिर वायरस किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करता है, अपनी जो सेल्स होती है वो उस व्यक्ति के बॉडी में छोड़ देता है, और मेज़बान यानी कि जिस व्यक्ति के बॉडी में वो अपनी सेल्स उसने छोड़ी है वह मेज़बान की कोशिका के घटकों का उपयोग खुद को दोहराने के लिए करता है, और जिससे अधिक वायरस बनते जाते हैं। यानी कि अभी हमने देखा था कि ये बहुगुणित यानी कि बहु यानी कि बहुत ज़्यादा गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना। अब ये क्या होता है, यानी कि जो वायरस क्या होते हैं, जितने भी रोगजनक क्या होते हैं, अपनी प्रतिलिपियाँ बनाते हैं। अपनी प्रतिलिपियाँ यानी कि फोटोकॉपी बनाते हैं। फोटोकॉपी क्या होती है, एक ही जैसी चीज़ की अन्य प्रतिलिपियाँ बनाना, अन्य कॉपी बनाना। ये क्या करते हैं, रोगजनक अपनी जो कोशिकाएं होती है वो किसी भी व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, अपनी सेल्स उस व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, वो व्यक्ति संक्रमित हो गया। अब उसने अपने सिर्फ अगर एक सेल उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट की, उसके शरीर में डाली है, तो वो उस व्यक्ति की कोशिकाओं का उपयोग करके अपनी कोशिकाओं की कॉपी करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर उसने एक सेल डाले तो उसकी 1000 कॉपियाँ भी उस व्यक्ति की कोशिकाओं की मदद से बना सकता है। तो ये क्या होता है, अपने खुद को दोहराने के लिए व्यक्ति की कोशिकाओं का उपयोग करता है। प्रतिकृति यानी कि अपनी जैसे कॉपी बनाना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए वायरस बनते जाएंगे। नए वायरस कैसे बने, अपनी एक कोशिका डाली थी, उस व्यक्ति की कोशिका का उपयोग करके उसने और नई कोशिकाएं बने। अगर नई कोशिकाएं बनाई यानी कि नए वायरस बन गए, और जब उसके नए वायरस बन जाते हैं तो वह मेजबान की कोशिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जब उसकी नई कोशिकाएं बन गई, जब बॉडी में बहुत सारे नए वायरस बन गए, तब वो वायरस क्या करते हैं, उस व्यक्ति की सेल से बाहर निकल आते हैं, है बॉडी में लेकिन उस सेल से बाहर आके उसके ब्लड में मिल जाते हैं। अब फिर वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां होती है। यानी कि वायरस ने कैसे अटैक किया, सबसे पहले अपनी जो कोशिकाएं थी, अपनी कोशिकाओं को व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया, और उसकी कोशिकाओं की मदद से मल्टीप्लिकेट होते गए, यानी कि अपनी नई कॉपियाँ बनाते गए। जब उनकी बहुत सारी कॉपियाँ बन गई तो वो व्यक्ति की कोशिकाओं से बाहर आ गए, और बाहर आकर पूरे बॉडी में फैलने लगे, जिससे क्या होने लगी, डिजीज हो गई। वायरस के कुछ प्रकार दोबारा बढ़ने से पहले कई दिनों या फिर हफ्तों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। यानी कि अगर जब वायरस एक बार बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, आते ही व्यक्ति के कोशिकाओं का उपयोग करके खुद की कॉपियाँ बनाते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, जब बॉडी के शरीर में वायरस आया तो कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहता है, यानी कि वह कोई काम नहीं करता, यानी कि वह शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। अब कुछ टाइम तक क्या कर रहा है, वो अपनी कॉपियाँ बना रहा है, यानी कि अपने खुद को रेप्लिकेट करने का टाइम मिल पा रहा है। लेकिन जब उसका ये टाइम प्रोसेस ये पूरी हो जाती है, यानी कि उसकी कॉपियाँ बनना प्रारंभ हो जाती है, जब एक बार वो ब्लड में आ गए तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संक्रमित यानी कि बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से वायरस क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को संक्रमित करता है। फिर दूसरा जो रोगजनक होता है वो होता है बैक्टीरिया। दूसरी जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म यानी कि छोटे एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव होते हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। ये विविध प्रकार के होते हैं और मानव शरीर के अंदर और विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और ये या तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं या फिर वातावरण में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बैक्टीरिया क्या होते हैं, हानि रहित होते हैं, यानी कि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते शरीर को। यानी कि कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें
बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और कुछ वास्तव में मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि बैक्टीरिया के कई समूह भी बीमारियों का कारण बनते हैं और उन्हें रोगजनक बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी कि बैक्टीरिया की दो कैटेगरी होगी, एक बैक्टीरिया जो बेनिफिट दे रहे हैं यानी कि फायदे के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगर बीमारियां फैला रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रोगजनक बैक्टीरिया, यानी कि रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली अनेक बीमारियों में से, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कारण जो बीमारियां हो रही है उनमें से कई रोगजनक बैक्टीरिया के कारण होते हैं। यानी कि जो बीमारियां सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है उनमें से कई ज़्यादा बीमारियां किनके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर अगला जो रोगजनक होता है वो होता है कवक। कवक क्या होता है, फंजाई। कवक आप लोगों ने देखा होगा कि कवक बीजाणु उत्पादक जीवों के समूह के किसी भी सदस्य को संदर्भित करता है जो कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं। लाखों विभिन्न कवक प्रजातियां और कुछ सूक्ष्म जीव, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, ये कवक क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जब भोजन सड़ने लग जाते हैं यानी कि जब खाना सड़ने लग जाता है तो फफूंद आ जाती है, तो वही फफूंद क्या है, कवक है। केवल कुछ कवक प्रकार ही रोगजनक होते हैं, यानी कि जितने भी पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें से जितने भी संजय प्रेजेंट है या जितने भी कवक प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं, यानी कि कुछ ही क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। जब हम सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो उनमें से कुछ रोगजनक कवक के कारण होते हैं। कुछ फंगल सूक्ष्म जीव यानी कि कवक मानव शरीर पर और उसके अंदर रहते हैं, यानी कि कुछ फंजे ऐसे होते हैं या तो ह्यूमन बॉडी पर रहेंगे यानी कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और जब वे बढ़ जाते हैं तो बीमारियों का कारण बन जाते हैं। यानी कि जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब ये क्या होते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। फिर है कवक कोशिकाओं में एक नाभिक होता है, यानी कि उनके क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, किसमें, सेल्स में। आप लोग जानते हो किसी भी कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कई तरीके के पार्ट्स पाए जाते हैं, ये कोशिका का केंद्रक होता है। अब इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, या फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा लेमा वगैरह पाई जाती है, ये प्लाज्मा लेमा है, यानी कि कई तरीके के बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये कवक सेल्स होती है, इनमें क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, जो एक झिल्ली क्या होती है, जो कोशिका की आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, झिल्ली, और एक मोटी कोशिका दीवार के द्वारा संरक्षित रहता है। यानी कि ये जो कवक सेल होती है इनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है जो इसकी बाहर से रक्षा करती है, जिससे उन्हें मारना कठिन हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को इसने क्या कर दिया, दीवार के द्वारा ये कवर हो गई है, तो इसको फिर मारना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो रोगजनक होते हैं वो होते हैं फंजाई। और फिर हमारा जो अगला है वो होता है परजीवी। परजीवी यानी कि पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी अन्य प्रजाति या फिर मेजबान के जीवों पर या फिर उनके अंदर रहते हैं। यानी कि ऐसे जीव या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं या फिर शरीर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और वे अपना पोषक तत्व किनसे प्राप्त करते हैं, जिनके ऊपर वो रह रहे हैं, यानी कि एक परजीवी के रूप में काम करता है। पर यानी कि दूसरों जीव यानी कि निर्भर रहना, यानी कि ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रह रहे हैं, जिनके ऊपर रह रहे हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों में से कई परजीवियों के कारण होती है। जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं, जैसे ये हो गया टिक, ये लीक हो गई, ये फ्रीज हो गई। आप लोगों ने सुना होगा जैसे बालों में पाई जाती है जू, लीक, ये क्या करती है, शरीर के ऊपर रह रही है, यानी कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होकर हमसे क्या कर रही है, ये खून चूसती रहती है। तो खून क्या इनका पोषक तत्व है, यानी कि ये क्या कर रही है, अपना पोषक तत्व मेजबान से प्राप्त करते हैं, यानी कि जिनके ऊपर रह रहे हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये क्या थे, हमारे रोग फैलाने वाले रोगजनक, यानी कि जिनके द्वारा रोग फैलाए जा सकते। तो हम लोगों ने 4 देखे, कौन कौन से, एक देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा रोग फैलाया जाता है, और देखा हमने वायरस के द्वारा, फिर हम लोगों ने देखा फंजाई के द्वारा, और एक हमने देखा अभी पैरासाइट के द्वारा। ये क्या है, ये 4 टाइप के पैथोजेंस होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, पैथोजेंस, रोगजनक, जिनके द्वारा रोग फैलाए जाते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रोगों का संचरण। रोगों का संचरण यानी कि रोगों को किस तरीके से फैलाया जा रहा है, और फैलाने वाले मिल गए जिनके कारण रोग हो रहा है, लेकिन अब वो फैलाने वाले ये जो सूक्ष्म जीव है ये व्यक्ति तक पहुंचेंगे कैसे, यानी कि उनको किस तरीके से पहुंचाया जाता है। एक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किस तरीके से किया जाता है, यानी कि संक्रमित करने का तरीका, वही क्या है, हमारे रोग का संचरण है। यानी कि संचरण के तरीके शब्द से तात्पर्य है कैसे एक संक्रामक एजेंट, यानी कि जो संक्रमण फैला रहा है, जिसे हम लोग रोगजनक कह रहे थे, पैथोजन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पैथोजन को एक व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या जानवर से किसी दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने के लिए एक पशु से दूसरे पशु में, वस्तु से पशु में, या फिर कोई भी कह सकते हैं व्यक्ति, पशु या जानवर से किसी अन्य में जब हम स्थानांतरित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे संचरण की प्रक्रिया। ये जो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फिर कवक होते हैं, ये लोग संक्रामक रोग फैलाते हैं। संक्रामक रोग यानी कि छूने से फैलने वाले। किसी संक्रामक रोग के तरीकों को समझना इनके प्रसार को सीमित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यानी कि अगर हम समझ जाते हैं कि इन संक्रामक रोग को किन के द्वारा फैलाया जाता है या फिर ये किन के द्वारा फैलते हैं, तो अगर हम उनको सीमित कर देंगे, यानी कि जब हमें पता चल जाएगा कि संक्रामक रोग किन के कारण फैलता है, तो अगर हम उन पर ध्यान दे देंगे तो हम इन संक्रामक रोगों को फैलने से बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि किनके द्वारा संक्रामक रोग फैलता है, वो होता है सीधा संपर्क, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट। सबसे पहला कौन सा है, डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होगा, छूने से फैलने वाले। सीधे संपर्क को आमतौर पर व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क माना जाता है। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हम किससे बात करें, संक्रमण किससे फैल रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति में डायरेक्ट फैल रहा है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, संक्रमण का, डायरेक्ट डिजीज फैल रही है, तो वो संपर्क होगा हमारा सीधा संपर्क। शारीरिक संपर्क के बिना, यानी कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क से फैलने वाले रोगजनक को प्रसारित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो रोगजनक, यानी कि जो पैथोजेंस बिना फिजिकल कांटेक्ट के फैल रहे हैं, उनको इसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी भी रोगजनक को या फिर बीमारी को हम सीधे संपर्क से बता रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट से बता रहे हैं, तो उनके लिए फिजिकल कांटेक्ट होना इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट शारीरिक संपर्क पॉसिबल नहीं है, या फिर सीधा संपर्क कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसमें सबसे पहला है त्वचा से त्वचा का संपर्क। यानी कि जब छूने की क्रिया हो जाती है, यानी कि हम स्किन से स्किन का टच हो रहा है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट कांटेक्ट फैल सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर उससे उसके स्किन को छुआ जाता है या फिर उसको टच किया जाता है, तो उसके जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स होंगे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि छूने के द्वारा, त्वचा के संपर्क से अगर संक्रामक रोग फैल रहे हैं। फिर यौन संपर्क द्वारा, सेक्स प्रोसेस के द्वारा भी फैल सकता है, या फिर मौखिक स्राव के साथ संपर्क करने से, या फिर किसी की मौखिक स्राव का मतलब है किसी की संक्रमित वस्तु के उपयोग करने से। फिर है शरीर के घावों के संपर्क में आने से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो चुका है, तो उसके बॉडी पर अगर घाव हुए, यानी कि उसके शरीर पर अगर कोई चोट वगैरह लगी है, अगर उसके संपर्क में हम लोग आ गए तो भी क्या हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। यानी कि जितने भी रोगजनक है, पैथोजेंस हैं, ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कि ये कब पॉसिबल होगा, जब शरीर से शरीर का कांटेक्ट होगा। यानी कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति टच में आएगा, दोनों का आपस में शरीर के थ्रू कांटेक्ट होगा, तभी ये सीधा संपर्क हो सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं बूंद के द्वारा, यानी कि ड्रॉप मेथड। इसे कहते हैं ड्रॉपलेट भी कह सकते हैं। अब रोगों का संचरण, यानी कि अब रोग पैथोजेंस हैं, वो दूसरे व्यक्ति में बूंद के द्वारा किस तरीके से जाएंगे। बूंद संचरण के लिए एक रोगजनक को, यानी कि एक पैथोजेंस को उसके भंडार से हवा के माध्यम से, यानी कि उसका जो भंडार होता है, यानी कि कोई रोगजनक है, कोई पैथोजेंस है, उसका भंडार, यानी कि जहाँ पे वो रोगजनक हमें ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है, उसको हवा के द्वारा शरीर के स्राव की एक बूंद में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब रोग का संचरण पैथोजेंस को उसका भंडार स्थल, यानी कि जहाँ पे वो पैथोजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, हवा के थ्रू व्यक्ति के शरीर की किसी एक बूंद में अगर स्थानांतरित कर दिया जाए, ये बूंद अपेक्षाकृत बड़ी होती है और आमतौर पर 3 से 6 फीट की यात्रा के बाद निलंबन से गिर जाती है। बूंदें तेजी से आसपास की सतह, आसपास क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, टेबल, दरवाजे के हैंडल, टेलीफोन, लिफ्ट के बटन आदि पर गिरेगी और व्यवहार्य बनी रहेगी।
रोगजनक की जीवित रहने की क्षमता उसके प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि बूंद के द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी व्यक्ति को खांसी वगैरह होगी, खांसी भी किसके कारण हो रही है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल के थ्रू हो रही है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो अगर जब उसने खांसते समय मुंह पे हाथ नहीं रखा है, रुमाल का यूज़ नहीं किया, तो यानी कि खांसी के द्वारा उसके जो ड्रॉपलेट्स है, जो बूंदे हैं, आसपास गिरेगी। अब आसपास टेबल प्रेजेंट हो सकता है, दरवाजे के हैंडल हो सकते हैं, या फिर उसने खांसते समय या चीखते समय मुंह पे अगर हाथ रखा है, तो अगर वही हाथ उसने बिना धोए किसी और चीज़ पे लगा दिए, दरवाजे के हैंडल पे लगा ली, लिफ्ट के बटन पे, कहीं भी अगर उसने टच कर दिया, तो वो जो पैथोजेंस हैं वो क्या आ जाएंगे, उस जगह पर चिपक जाएंगे। अगर वो उसमें अगर उसने वहाँ पे टच कर दिया तो वो जब पैथोजेंस चिपक जाएंगे तो वो कब तक जीवित रहेंगे, यानी कि उनकी जो जीवित रहने की जो कैपेसिटी होती है वो उनके प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत लंबे टाइम तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको एक्टिव रहने कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनको एक्टिव रहने के लिए किसी न किसी ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ रोग जना कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक जीवित रहेंगे, यानी कि वो कई दिन तक अगर वैसे ही पड़े रहेंगे उसी हैंडल पर या फिर उसी टेबल पर, अगर उसको क्लीन नहीं करे तो फिर भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको संक्रमित कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, यानी कुछ तो दिनों तक जीवित रहेंगे, लेकिन कुछ है कुछ मिनटों में खत्म हो जाएंगे या फिर खत्म नहीं होकर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये कौन सा है, ड्रॉपलेट सिस्टम, जिसके द्वारा संक्रमण फैल रहा है। फिर तीसरा है रक्त जनित, यानी कि ब्लड के थ्रू होने वाले, वाई ब्लड। इसमें है कुछ रोगजनक सीधे रक्त के माध्यम से प्रसारित होते हैं, यानी कि ऐसे रोगजनक, ऐसे पैथोजेंस जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं। अब ब्लड के थ्रू कैसे फैलेंगे, यानी कि अगर उनको ब्लड के थ्रू फैलने के लिए किसी न किसी सिरिंज के थ्रू जाएंगे, यानी कि जो सुई, जो इंजेक्शन मेरे शरीर में यूज़ किया, अगर मैं संक्रमित हूँ, अगर उसी सुई का यूज़ कोई और करेगा तो उस ब्लड पे जो खून लगा, यानी कि वो जो सिरिंज है उसके ऊपर जो खून लगा, जो ब्लड लगा हुआ है, वही किसी और दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर इंजेक्ट हो जाएगा तो भी ये एक जरिया होता है, यानी कि ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है। इन रोगजनक के लिए आवश्यक क्या है कि जलाशय से संक्रमित रक्त सीधे संवेदनशील, यानी कि जो क्या होता है, व्यक्ति संवेदनशील होता है, या फिर जिनको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो थोड़ी सी चीज़ के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, कि रक्त उनके संपर्क में आए। यह सुई से निकलने वाले रक्त और श्लेष्म झिल्ली या फिर अन्य खुले घावों में प्रवेश करने वाले रक्त द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि अगर रक्त जनित कोई बीमारी हो रही है, यानी कि जो बीमारी रक्त से फैल रही है, तो या तो वो रक्त के थ्रू उसके व्यक्ति में इन्फेक्शन को करेगा, या फिर श्लेष्म झिल्ली यानी कि जो म्यूकस झिल्ली होती है उनके थ्रू फैलेगा, या फिर और कोई भी खुला घाव है, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है, अगर उस पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या हो सकता है, रोग को फैलाया जा सकता है। अगला है हवाई, यानी कि वायु जनित संचरण। हवाई यानी कि वायु के द्वारा होने वाला संचरण। जब 5 माइक्रोन, कौन सा, 5 माइक्रोन से छोटे आकार के रोगजनक संक्रमित व्यक्ति के क्षेत्र छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक हवा में लंबित रहते हैं। यानी कि हमने जब बात की थी अभी बूंद की, तो यानी कि इसमें क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति ने क्या की थी, खांसी की थी। जब उस व्यक्ति ने खांसी की थी तो उसके चीखने के बाद या फिर खांसने के बाद जो उसके रोगजनक थे या फिर जो बूंदे थी वो या तो हवा में रहेगी, तो कुछ टाइम तक वो हवा में रहेगी, तो वहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसके जो सांस लेते के टाइम वो जो वायरस वगैरह है, वो जो बैक्टीरिया है या फिर वो रोगजनक है, वो उस व्यक्ति के साथ उसके बॉडी में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हवा के थ्रू फैला, यानी कि उसके द्वारा छोड़े गए जो रोगजनक थे, पैथोजेंस थे, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो गए। अब जब वहाँ पे कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आ गया तो उसने जब सांस लेते टाइम वो रोगजनक उसके शरीर में प्रवेश कर गए, तो ये क्या हो गया, हवा के माध्यम से क्या हो रहा है, रोग का संचरण हो रहा है। एक मेजबान व्यक्ति यानी कि जिसके व्यक्ति के शरीर में रोगजनक है तब उस स्थान पे प्रवेश करता है, और जहाँ रोगजनक निलंबित है, निलंबित यानी कि छोड़े गए हैं, और व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि जब उसने उस क्षेत्र में जो रोगजनक छोड़े हैं वहाँ पे कोई दूसरा मेजबान या दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो छोड़े गए कण को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है या फिर उसके बॉडी में एंटर हो सकते हैं। फिर अगला टाइप होता है जिसके द्वारा रोग फैलता है, वो है वेक्टर। वेक्टर यानी कि वाहक, वाहक यानी कि लेके जाने वाला। ले जाने वाला। अब रोग कैसे फैल रहा है, वेक्टर के थ्रू फैल रहा है। वेक्टर संचरण रोगजनक के परिवहन के लिए ले जाने वाला, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है, परिवहन।
तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कीड़ों का उपयोग करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक अगर जो रोग फैला रहे हैं तो वो कौन हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मलेरिया रोग, डेंगू रोग किनके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा, यानी कि मच्छर के द्वारा हम लोग क्या फैला रहे हैं, मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया क्या करते हैं, ये खुद रोग नहीं फैला रहे, इनकी खुद के द्वारा रोग नहीं फैलता, ये किसी दूसरे जो पैरासाइट हो सकते हैं या फिर जो दूसरे परजीवी होते हैं उनको लेके आते हैं, इनके ऊपर लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हमारे शरीर को टच करते हैं तो ये जो पैथोजेंस होते हैं उनको हमारे बॉडी पर छोड़ देते हैं, यानी कि वो क्या लेके आए, सिर्फ एक कैरियर के रूप में गाड़ी का काम किया इन लोगों ने पैथोजेंस को लाने के लिए। जैसे पिस्सू हो गया, टिक, मच्छर जैसे कीड़े होते हैं उन रोगजनकों से अहानिकारक होते हैं जिन्हें वे संभावित रूप से ले जा सकते हैं। जैसे ये मच्छर हो गया, ये क्या कर रहे हैं, पैथोजेंस को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो पैथोजेंस इनके लिए इनएक्टिव होते हैं, इनके लिए हानिकारक नहीं होते, इनके लिए क्या होते हैं, अहानिकारक होते हैं, यानी कि इनको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनको लाने का काम कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी पे या फिर किसी वस्तु पर छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ उनको ले जाने का काम करते हैं। लेकिन जब वे किसी मेज़बान को काटते हैं, यानी कि जब वो किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो वे बैक्टीरिया या वायरस संचारित कर सकते हैं, यानी कि जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इसके अंदर जो पैरासाइट या जो पैथोजन प्रेजेंट है वो क्या होता है, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर या इंजेक्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति में संक्रमण फैल जाता है। तो हम लोगों ने संक्रमण के तरीके पढ़े, कितने तरीके थे, सबसे पहला था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा हमने देखा बूंद के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा और फिर किसी भी वाहक के द्वारा जो रोग को फैला रहे हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। क्या होती है प्रतिरक्षा, किसी भी व्यक्ति के सिस्टम में या फिर उसके जो शरीर का जो तंत्र होता है उसमें किसी भी बीमारी के प्रति एंटीबॉडी की उपस्थिति के माध्यम से, एंटीबॉडी क्या होती है, किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता के माध्यम से किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा करना किसी बीमारी से, यानी कि बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही है वही सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा इम्यून सिस्टम या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के द्वारा विषाक्त पदार्थों यानी कि जहरीले पदार्थों या फिर रोग फैलाने वाले जीवों को बेअसर करने यानी कि उनका असर खत्म करने और नष्ट करने के लिए उत्पादित होती है। यानी कि एंटीबॉडी ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है और क्या करती है, शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उसको नष्ट करने का काम करती है या फिर उनको नष्ट करने के लिए ऐसे जहरीले पदार्थ उत्पन्न करती है। एंटीबॉडी रोग विशिष्ट होती है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर रोग के लिए या फिर हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ये क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि एक विशिष्ट रोग के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी काम करती है। उदाहरण के लिए खसरा एंटीबॉडी उस व्यक्ति की रक्षा करेगी जो खसरे की बीमारी के संपर्क में है, यानी कि अगर उसके शरीर में खसरे की एंटीबॉडी बनी है तो यानी कि अगर उस व्यक्ति को जब भी फ्यूचर में कभी खसरा होगा तो उसका शरीर क्या करेगा, उसको उस खसरे रोग से लड़ने की क्षमता दे सकता है क्योंकि उसके शरीर में इस रोग की एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन यदि वह व्यक्ति कंठमाला यानी कि गोइटर रोग से ग्रसित है या फिर गलकंठ रोग से जिसमें गला फूल जाता है, यानी कि अगर वह गोइटर रोग से ग्रसित है तो फिर इस एंटीबॉडी उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि हमने क्या बोला, एंटीबॉडी रोग विशिष्ट होती है, हर एक अलग रोग के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी काम करती है। यानी कि अगर खसरा रोग की एंटीबॉडी गोइटर रोग पे काम नहीं करेगी, इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो इस रोग पे काम नहीं करती। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है इनएक्टिव। दो टाइप की एंटीबॉडी है, कौन कौन सी, सबसे पहली है इम्यूनिटी सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा का परिणाम तब होता है जब किसी भी रोगग्रस्त जीव यानी कि रोग से ग्रसित जीव के संपर्क में आने से हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उस रोग के प्रति एंटीबॉडी का उत्पादन करने लग जाती है। यानी कि जब हमारे शरीर का कांटेक्ट किसी भी रोग से ग्रसित जीव के साथ हो गया, यानी कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ या फिर ऐसे जंतु या ऐसे वस्तु के कांटेक्ट में आए जो ऑलरेडी रोग से ग्रसित है, तो हमारा शरीर क्या करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी कि नेचुरल या फिर वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये नेचुरली हमें प्राप्त हो जाती है। वास्तविक रोग के संक्रमण के माध्यम से रोगग्रस्त जीव के संपर्क में आने से
जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो प्राप्त होती है। ये टीकाकरण यानी कि वैक्सीन के माध्यम से जो रोग ग्रसित जीव है जो हमारे बॉडी में एंटर हुए उनको मार देती है या फिर उनको कमज़ोर करके टीका प्रेरित प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या काम करती है, अगर हमारा शरीर किसी भी रोग ग्रसित जो जीव है उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर वो नेचुरली इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट नहीं करता या फिर एंटीबॉडी नहीं बना पाता तो हम उन्हें वैक्सीन के थ्रू भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिव इम्यून सिस्टम। फिर दूसरा है निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है के माध्यम से उत्पादित करने के बजाय किसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी दी जाती है। अभी हमने देखा था जो एक्टिव स्पीशीज थी उसमें तो क्या देखा था कि अगर कोई भी रोगजनक आया है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर नेचुरली एंटीबॉडी बनाता है या फिर नेचुरली उससे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इनएक्टिव में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो उससे क्या दी जाती है, उसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी दी जाती है। यानी कि अगर उसे खसरा रोग हुआ है तो उसके लिए एंटीबॉडी दी जाएगी या फिर उसे गोइटर रोग हुआ है तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडी दी जाएगी। तो ये कौन सी है, इनएक्टिव इम्यूनिटी। एक नवजात शिशु में प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि प्लेसेंटा क्या होता है, माँ को शिशु से जोड़ने वाला जो तंत्र पाया जाता है प्लेसेंटा एक रेखा के माध्यम या फिर एक नली के माध्यम का होता है, माध्यम से अपनी माँ से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। यानी कि एक जो छोटा बच्चा होता है जब उसका जन्म हुआ है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से इनएक्टिव फॉर्म में इम्यूनिटी प्राप्त करता है। लोग इम्यूनोग्लोब्युलिन जैसे, इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या होते हैं, IgA, IgG, ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्युलिन होते हैं जो एंटीबॉडी युक्त रक्त उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रहते हैं और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं और जो तभी दी जाती है जब किसी विशिष्ट बीमारी से तत्काल सुरक्षा चाहिए होती है। यानी कि जो हमारे निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशली एंटीबॉडी दे रहे हैं। अब कोई बीमारी हो गई तो इस बीमारी से हमें अगर इमरजेंसी में कोई सुविधा चाहिए होती है या फिर इमरजेंसी में उसे बचाना होता है तो उस टाइम हम लोग उसे तत्काल प्रतिरक्षा दे सकते हैं। कैसे, वो इनएक्टिव के थ्रू। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मुख्य लाभ यह होता है कि यह डायरेक्ट दी जाती है यानी कि उसी समय एट द मोमेंट दे सकते हैं, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए विकसित होने में समय लगता है क्योंकि यह नेचुरली आ रही है। इसको बिना किसी एंटीबॉडी के यानी कि बिना किसी बाहर से इंजेक्ट करके ये नेचुरली बन रही है तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यह उसी समय दी जा सकती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है यह कुछ हफ्तों या महीनों तक ही चलती है। और ये जो निष्क्रिय होती है यानी कि ये जो इनएक्टिव होती है यानी कि बाहर से दे रही है, अब बाहर से दे रहे हैं, हम बाहर से अगर कोई सप्लीमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, अगर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसका क्या होता है, वो कुछ दिनों तक असर करता है, फिर धीरे धीरे वो फिर से उसका नशा खत्म होने लगता है। लेकिन अगर हमारी जो इंटरनल विल पावर होती है या फिर इंटरनल हमारी जो एक्टिव स्पीशीज होती है या फिर एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, कई महीनों तक चलती रहती है। तो ये क्या करती है, सक्रिय प्रतिरक्षा लंबे समय तक रहती है। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने इन्फेक्शन के बारे में देखा। यूनिट 2 में हम लोगों ने इन्फेक्शन के बारे में देखा कि इन्फेक्शन क्या होते हैं, इन्फेक्शन किनके थ्रू फैलता है, यानी कि इसके वेक्टर्स या फिर पैथोजेंस कह सकते हैं, इनके बारे में बात की। और फिर हम लोगों ने देखा इम्यूनिटी के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो इसी के साथ हमारे ये जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।